जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल पे सकती बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़े अपडेट में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के 5वें लिस्ट के सामने आते ही सबसे पहले केंद्रीय मंत्री का किया गया जोरदार विरोध, यहां तक कि हाथापाई और बाद में बंदूक भी लहराई गई है दोस्तों। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच रैली में घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता, किया जोरदार प्रदर्शन। उसी के साथ में सिंधिया के महल को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर कर प्रदर्शन किया है, यहां तक कि गाड़ी के सामने लेट गए बीजेपी कार्यकर्ता। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। साथ साथ राजस्थान के अंदर भी बीजेपी के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ करते हुए विरोध जताया गया है। वहीं आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे बीजेपी के लोग इतने नाराज हो गए कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा लगाने लगे हैं। बताएंगे आपको क्या है प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत करने का बड़ा कारण, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों फिलिस्तीन के समर्थन में भारत सरकार की ओर से भेजा गया है काफी सारा राहत सामग्री, जिसके बाद भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए दुख दर्द पीड़ा वाली बड़ी खबर है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में अखिलेश यादव को छुटभैया नेता बताने वाले रामगोपाल यादव ने अपने बयान में बड़ा परिवर्तन करते हुए कमलनाथ को अपना सच्चा दोस्त बताया है। इसके साथ में दोस्तों आपको बताएंगे तेलंगाना के अंदर बीजेपी को तमाम सर्वे के अंदर बमुश्किल 10 सीटें मिल पा रही है और ऐसे में बीजेपी ने एक ऐसा काम किया है जिससे भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संबंध खराब हो सकते हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जनता परिवर्तन के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर भी खत्म कर देगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नाराज पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस दौरान जैसे तैसे मामले को टालने की कोशिश करते हुए वीडी शर्मा दिखाई दे रहे हैं। भोपाल बीजेपी में जबरदस्त कोहराम की बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। वहीं पर सिंधिया के लिए दोहरी बुरी खबर सामने आई है। एक और बीजेपी में शामिल होकर अपने आप को बड़ा नेता बताने की कोशिश करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने हैसियत दिखाते हुए उनके 8 प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरवाने वाले कई सारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर और गाड़ी के बाहर आकर भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह को इस बार बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मुन्ना लाल गोयल को इस बार टिकट नहीं दिया गया। जय विलास पैलेस यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के सामने जाकर मुन्ना लाल गोयल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का यह प्रदर्शन है दोस्तों। गोयल ने 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ग्वालियर की सीट से चुनाव जीता था और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातों में आकर उन्होंने 2020 में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और ग्वालियर की पूर्व क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में 2020 के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने यहां से दमदार उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सतीश सिकरवार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल को चुनाव हरा दिया। यानी न घर के रहे न घाट के रहे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को लगा कि 2020 के उपचुनाव में अगर विधायक नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए तो क्या हुआ, 2023 में बन जाएंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी है और बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुनी जाएगी। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 8 समर्थकों की टिकट नहीं बचा पाए और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर जाकर मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनके महल के सामने जाकर प्रदर्शन किया और इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी काम के लिए बाहर निकले तो उनके गाड़ी के सामने भी लेट लेट कर प्रदर्शन किए गए हैं। कुल मिलाकर गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आश्वासन पर ही इन नेताओं ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर सरकार गिराई थी, चुनी हुई सरकार गिराई थी। लेकिन अब जो सबक मिला है इससे आगे दूर तक इन्हें समझ में आएगा कि कभी भी किसी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को नहीं गिराना चाहिए, और वो भी एक ऐसे नेता के भरोसे जिसका कुछ पता नहीं है कि वो आज इस पार्टी में है, कल कहां जाएंगे। साथ साथ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने न्याय दो के नारे लगाए गए हैं। देखते हैं सिंधिया न्याय लाने का थोड़ा प्रयास भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि बीजेपी में 2 ही लोगों की चलती है और एक संगठन की ज्यादा से ज्यादा चलती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति आज की ये है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर उनके प्रत्याशियों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उन्हें पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नहीं जाने वाले हैं और उनके दबाव बनाने से भी बीजेपी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यही बड़ा कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब धीरे धीरे उनके पूरे क्षेत्र से ही अलग थलग कर दिया जा रहा है। उनके समर्थकों की नजर में ही उनको गिराया जा रहा है और 2024 के चुनाव में भी लोकसभा का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि गुना के क्षेत्र से बीजेपी का अभी वर्तमान में सांसद है। साथ साथ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कुछ नहीं कह पा रहे तो कम से कम दिल की बात कहकर अपने आपको ही संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर न्यूज 24 ने दावा किया है कि उन्होंने एक बयान जारी
जारी करते हुए कहा कि अब वह जवान दिखते जरूर है लेकिन अंदर से उन्हें पुराना फील होता है, उनका जो आत्मा है वो भी पुराना ही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नया सिस्टम ज्यादा पसंद नहीं है, पुराना सिस्टम ही मुझे अच्छा लगता था, जो अच्छा भी होता था और नैतिक भी होता था। उनके इन शब्दों को अगर आप ढंग से समझेंगे तो ये स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मझधार में फंसे हुए हैं। अब क्योंकि चुनाव भी आ चुका है तो कांग्रेस पार्टी में जाने की कोई बात अब हो ही नहीं सकती और अपने क्षेत्र के अंदर उनको बीजेपी ने काफी कमजोर कर दिया है। टिकट बंटवारे में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानो ना के बराबर चली है, बल्कि उल्टा ही बीजेपी ने टिकट बांटा है। जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष एक बैठक ले रहे थे, उन्हें लगा कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठक हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने जो 5वीं लिस्ट जारी की है दोस्तों, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। बीजेपी के अध्यक्ष के बैठक के दौरान उनके टेबल के पास आकर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी के अध्यक्ष को बीजेपी वाले चोर बता रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि गली गली में शोर है, वीडी शर्मा यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चोर है, वो भी उनके स्वयं सामने बोला जा रहा है। जनमत चुराया नहीं बल्कि बीजेपी ने लूटा है, तो बीजेपी वालों को चोर नहीं बल्कि डकैत बोलो। शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के लोगों यानी दोस्तों भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपने शीर्ष नेतृत्व को डकैत कहने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। चित्तौड़ के एमएलए का टिकट कैंसिल करने के बाद प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया में आप कहीं नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि आप लोग बीजेपी की फूट मत दिखाइए। हालांकि उनके दिखाने या ना दिखाने से कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। चुनाव हमेशा जमीनी स्तर पर लड़े जाते हैं और उसके बाद गोदी मीडिया के लोग कहेंगे कि हवा कहां से चल रही थी, कैसे ये परिवर्तन हो गया। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। राजस्थान के अंदर ही राजसमंद से बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और कार्यालय के अंदर जश्न की जगह इतनी तोड़फोड़ की गई है दोस्तों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। यानी खुशियां बांटने की जगह, मिठाइयां बांटने की जगह ऐसा लग रहा है कि कार्यालय के अंदर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि दफ्तर में कौन ज्यादा से ज्यादा तोड़फोड़ करेगा, किसके ज्यादा कुर्सी तोड़ने में नंबर होंगे। साथ साथ दोस्तों बीजेपी में हर घंटे विरोध बढ़ता जा रहा है। भोपाल में बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वैश्य समाज ने बीजेपी को अल्टीमेटम देकर प्रत्याशी नहीं बदलने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान के घर में ही इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। साथ साथ प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर पहुंची थी, जिसे लेकर धार्मिक भावनाओं के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर सिकराय दौसा सभा में धार्मिक भावनाओं के आधार पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्भावना से झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में शनिवार को बीजेपी नेताओं ने राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त को परिवाद पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ लीगल कार्रवाई करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने परिवाद में चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिकराई की सभा में देव नारायण जी के मंदिर में 21 रुपए चढ़ाने का झूठ फैलाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था अनुसार अपनी जेब से नगद निकालकर मंदिर के दान पत्र में डाला था। प्रियंका गांधी का ये कृत्य आचार संहिता के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। यानी बीजेपी के लोग प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो भी कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर 40 से ज्यादा जगह पर एफआईआर करके देख लिया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने इसके बाद अपनी रैलियां और तेज कर दी मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों साथ साथ बीजेपी आईटी सेल ने फिलिस्तीन को लेकर मानो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रखा था कि कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब हमास आतंकवादी को सपोर्ट कर रही है और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद का सपोर्ट करने वाली पार्टी साबित करने में बीजेपी आईटी सेल के लोग जुटे हुए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा से लेकर मिस्टर सिन्हा नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरीके का प्रचार किया जा रहा था। 24 घंटे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता और अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की तरफ से 38.5 टन का राहत सामग्री भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से बार बार अटैक किए जा रहे हैं, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने कदम बढ़ाते हुए राहत पहुंचाने की कोशिश की है। भारत सरकार का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि फिलिस्तीन एक सोवरेन नेशन है, स्वायत्त देश है और हमेशा से फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर भारत ने रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। लेकिन दोस्तों आईटी सेल के लोग जो थोड़े कुपढ़ होते हैं या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, उनका मानना है कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करना हमास को सपोर्ट करने जैसा है, यानी बाइंड्री में खेलते हैं, यानी माईवे और हाईवे वाली स्थिति में ये लोग दिखाई देते हैं। हालांकि भारत सरकार के स्टैंड को ही कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC के प्रेस नोट में लिखा था, जिस पर बवाल करने की कोशिश की गई। साथ साथ अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कांग्रेस पार्टी के लोगों पर टिप्पणी करने से बचने के लिए जो कहा, इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि चुट भैया नेताओं को सनद रहे, ये इंडिया का मामला है, इसलिए सोचे समझे
ज्यादा और बोले कम, समझे ज्यादा बोले कम। शुक्रिया अखिलेश यादव जी। ये निर्देश देने के लिए साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के समर्थक मानते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो कार्य कर दिए हैं, इस बार राजस्थान के अंदर रिवाज बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल दोस्तों मीडिया में आप लोगों ने लाडली बहना योजना के बारे में तो काफी ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर सुना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो चिरंजीवी स्कीम है, उसका असर भी जमीनी स्तर पर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के योजना के कारण जब मीडिया वाले लोग जनता से सवाल पूछ रहे हैं तो कई सारे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जो अपने आप को लाभार्थी बताते हुए चिरंजीवी योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये योजनाएं काफी काम करेंगी और राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी में आपसी फूट भी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इजरायली ऑफिशियल अकाउंट में यारी कोहेन ने बीजेपी के नेता के दावे को सपोर्ट किया है। दरअसल दोस्तों केरल को लेकर एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया गया कि इटली का फ्लैग लेकर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है, यानी नेताओं को यह भी नहीं पता कि इटली का फ्लैग कौन सा है और फिलिस्तीन का फ्लैग कौन सा है। हालांकि दोस्तों बीजेपी नेताओं के द्वारा फैलाए जा रहे इस वीडियो पर जांच किया गया तो पता चला कि जो पॉलिटिकल पार्टी ये विरोध निकाल रही थी, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही थी, उनका ये अपना झंडा है, ना कि किसी देश का झंडा लेकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सर्वे के अंदर 10 से ज्यादा सीटें नहीं दिखाई जा रही है। बमुश्किल बीजेपी 7 सीटें जीत पा रही है और यही बड़ा कारण है कि अब भाजपा को लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं अगर बीजेपी को मौका मिल गया एक किंग मेकर बनने का तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा मौका रहेगा तेलंगाना की राजनीति को कंट्रोल करने का। लेकिन बीजेपी ने जो अब कदम उठाया है उससे भारत की विदेश नीति पर भी फर्क पड़ सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने रद्द किया है अपने विधायक टी राजा सिंह का निलंबन। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले पर बीजेपी ने सस्पेंड किया था 1 साल पहले और उसके बाद अब दोबारा से बीजेपी में ज्वाइनिंग करा दी गई है और यहाँ तक कि अब टिकट भी दिया जाएगा, चुनावी मैदान में भी उतारा जाएगा। ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस्लामिक देशों की ओर से विरोध किया गया था इस तरीके के अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो दबाव में भारत सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन फिर से वापस अगर पार्टी में ली जा रही है वो भी बीजेपी जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो इससे भारत के और इस्लामिक देशों के विदेशी संबंधों पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या इस तरीके की हरकतें करके कहीं ना कहीं बीजेपी भारत को नुकसान में तो नहीं डाल रही है? आपकी जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का पार्टियों को बदलना शुरू हो चुका है। धौलपुर जिले के धौलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के 2 बार के विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 2 बार की बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा अब की बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। शोभा रानी कुशवाहा के पति बनवारी लाल कुशवाहा ने वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर धौलपुर विधानसभा से लड़ा था और जीतकर विधायक बने, लेकिन विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को सीआईडी ने एक हत्या के मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर न्यायालय के द्वारा 13 दिसंबर 2016 को बनवारी लाल कुशवाहा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सुनाई गई। न्यायपालिका के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बीजेपी की टिकट पर 2 बार शोभा रानी कुशवाहा ने चुनाव लड़ा और 40,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीता है और अब उनके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी ये बड़ा सवाल है। दोस्तों जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आए कमलनाथ जी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, यानी कमलनाथ जी को लेकर टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अपने बयान को बदल लिया है। इससे पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को छुटभैया नेता बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बयान पलटते हुए दोनों को अपना दोस्त बताया है। साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और आर्म्स फोर्सेस को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे चिट्ठी में कहा कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के अधिकारियों को बीते 9 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए देश के सभी 765 जिलों के अंदर रथ प्रभारियों के रूप में तैनात किया जाना यह कई कारणों से चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा के जो नियम है, जो आचरण के लिए नियम बनाए गए 1964 के, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि सरकारी अधिकारियों के लिए जानकारी का प्रसार करना स्वीकार्य है, यानी अवेयरनेस फैलाना अधिकारियों का काम है, लेकिन प्रचार करना अधिकारियों का काम नहीं है। ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है इसकी जमकर आलोचना की जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर एक खबर ने हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा खास मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे। इस खबर के बाद राजस्थान की राजनीति में हंगामा मच गया है। सबका एक ही सवाल है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर मुख्यमंत्री का विशेष संदेश लेकर लोकेश शर्मा ने पायलट से मुलाकात की है। साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने और फिर 2020 में हुई बगावत के 5 साल में लोकेश ने आज तक पायलट से कभी मुलाकात नहीं की थी, पहली बार मुलाकात हुई है। मुलाकात के विषय में बात करने के लिए लोकेश
राकेश शर्मा ने बताया कि हमारे बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मैं सीएम का सलाहकार होने के साथ साथ वॉर रूम का उपाध्यक्ष भी हूं। जल्द ही चुनाव है और चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर बात सचिन पायलट से की गई है। वो हमारे सीनियर नेता हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नक्सल प्रभावित इलाके यानी चुनावी राज्य के उस क्षेत्र के अंदर जो काफी ज्यादा हिंसा से प्रभावित रहता है, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, जिस कारण कई सारे नेताओं में डर देखने को मिल रहा है और दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि इस तरीके की गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ा जाए और नेताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जा सके। साथ साथ दोस्तों AIMIM ने राजस्थान के अंदर अपने कई सारे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मिली जानकारी ये बताती है कि ओवैसी की पार्टी ने जयपुर के अंदर जिन सीटों पर नाम का ऐलान किया है उसमें हवा महल, फतेहपुर सीकरी और कमान के अंदर भरतपुर में उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इन टिकटों को लेकर भी बातचीत की है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी अपने उम्मीदवार ऐलान किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से राजस्थान को लेकर भी चुनावी समीकरण सेट हो चुके हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के बीड जिले के अंदर एक आदिवासी महिला का सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ाते वीडियो सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आष्ठी के बीजेपी के विधायक सुरेश धस की पत्नी इस पूरे मामले में संलिप्त है और इसके कारण अब कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों पीड़ित परिवार ने विधायक की पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि भाजपा की विधायक की पत्नी अपने गुंडों की मदद से पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए आई थी, जिस जमीन पर बीजेपी के नेता की पत्नी दावा कर रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता और उसकी पत्नी के द्वारा की गई यह हरकत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी जनता के लिए एक मैसेज है, खासकर आदिवासी समाज के लोगों के लिए, कि किस तरीके से भाजपा के नेताओं की अकड़ में आदिवासियों को बीजेपी के लोग अपमानित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी पेशाब कांड सबको याद होगा और उसके बाद अब ये गंभीर मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज के लोगों के इतने वोट हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ पड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी कई जन्मों तक मध्य प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बीजेपी आदिवासी से जुड़े मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र जो सटा हुआ राज्य है वहां पर इस तरीके की हरकतों को लेकर मामला सामने आया है। साथ साथ बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद विरोध देखने को मिला है। आक्या बोले कहा NSUI से आते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, यानी CP जोशी को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजस्थान में उदयपुर और अलवर के अंदर भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष CP जोशी के बैकग्राउंड को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि वो तो NSUI से आते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका शुरुआत हुआ है राजनीति का। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेताओं के बैकग्राउंड का याद दिलाकर उन पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरीके से खुलकर फूट सामने आने लगी है। इसी के साथ में बेटे अब्दुल्ला आजम समेत अचानक दूसरी जेल शिफ्ट किए जाने पर आजम खान बोले कहा मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों आजम खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनके पूरे परिवार के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जा रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे अतीक अहमद को ऑन कैमरा मार दिया गया था। पूरे मामले पर पुलिस की ओर से जांच करते हुए अभी तक दोषियों को सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षा में चूक हुई थी दोस्तों, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और आजम खान की ओर से भी ये टिप्पणी करना कहीं ना कहीं संजीदा विषय है दोस्तों। साथ साथ उज्जैन उत्तर से 6 बार के विधायक पारस जैन का टिकट कटा। अनिल जैन को मौका मिला है। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं सूची में जिले के शेष रहे 3 विधानसभा सीटों को लेकर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। सूची में उज्जैन से 6 बार के विधायक पारस जैन का टिकट कट गया है। उनकी जगह इस बार अनिल जैन को मैदान में उतारा गया है। वहीं पर वडनगर के अंदर जितेंद्र पांड्या को मौका दिया गया है। महिदपुर के अंदर विरोध के बावजूद बहादुर सिंह को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। साथ साथ कन्हैया कुमार बोले कहा हमने प्रधानमंत्री को चाय बेचते तो कभी नहीं देखा, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म बेचते हुए जरूर देखा है। साथ साथ उन्होंने स्वीकार कर लिया है TMC के महुआ मोइत्रा से दूरी बनाने पर बीजेपी के नेता शहजाद पुनेवाला ने यह बड़ा दावा किया है। शहजाद पुनेवाला का दावा है कि महुआ मोइत्रा पर TMC का आधिकारिक रुख ये है कि हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, सांसद अपना बचाव करेगी। इसका क्या मतलब है? उन्होंने दावा किया है कि इसका मतलब है कि TMC ने स्वीकार कर लिया है कि कुछ ना कुछ गलत है। साथ साथ दोस्तों मायावती का उत्तराधिकारी दूसरे राज्यों के अंदर अब चुनाव प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। दूसरे राज्यों के अंदर BSP को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को यूपी में भी मैदान में उतारा जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश को पार्टी इस बार अहम जिम्मेदारी दे सकती है और इसके लिए वो लोकसभा का चुनाव 2024 का उत्तर प्रदेश से लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर भी BSP को आगे बढ़ाने का काम उन्हें दिया गया है। साथ साथ दशहरा के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। 31 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रियंका गांधी का पूरा दौरा होने वाला है। साथ साथ दोस्तों मोडानी के स्कैम, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की तस्वीर शेयर करते हुए 13 स्कैम बीच में लिखते हुए लिखा कि लोटस इंडिया प्रेजेंट प्रोड्यूस बाय PSU इंडिया डायरेक्टेड बाय मोदी एंड अडानी। और एक प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर ये सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। साथ साथ जिंदगी नर्क हो गई है। अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे इजरायली लोग इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेकर जमकर
आलोचना की जा रही है। साथ साथ सट्टा बाजार को लेकर हरियाणा में दावा किया गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वापसी होने जा रही है। कम से कम 51 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा मिलेगा। बीजेपी को 28 सीटें मिल सकती है और अदर्स को 11 सीटें मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। 0 सीट से सीधा 3 सीट तक कांग्रेस पार्टी के पहुंचने की संभावनाएं हैं। इंटरनल सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रचार को और तेज कर दिया गया है। वही दोस्तों, ओवैसी ने राजस्थान के अंदर जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने नए स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरने जा रही है। साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को आंदोलन की नौटंकी बंद करनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के इस पाप को राज्य की जनता और खासकर युवाओं के सामने बंद करके माफी मांगनी चाहिए। साथ साथ राहुल गांधी को लेकर के कविता की टिप्पणी, कहा राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं है बल्कि कागजी शेर है, क्योंकि कोई उन्हें कुछ भी लिखकर दे देगा और वह एकमात्र चीज वह पढ़ देंगे, उसे लेकर जाएंगे। उनको स्थानीय स्थिति के बारे में कोई समझ नहीं है। तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं और केसीआर की पार्टी के नेताओं के बयान में बदलाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे ने काफी कुछ कर दिया है चुनाव के अंदर, जिससे केसीआर की पार्टी टीआरएस काफी ज्यादा बौखलाई हुई है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका